दोस्तों, वेलकम टू कैम्फी ऑनलाइन एकेडमी। अपन पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। ठीक है, अपन इसके लेक्चर 6 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 7 में पढ़ेंगे अपन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, इससे पहले अपन ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें जो जो टर्मिनोलॉजी थी, जो जो पॉइंट बाय पॉइंट अपन ने इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, आज का अपना टॉपिक होगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो इसको चालू करते हैं। तो आपको बताएं, तो सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको बताएं, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने दिया था? डाल्टन ने दिया। इसी प्रकार इसका नाम दिया गया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, सर्वप्रथम इसी ने दिया गया था, तो इसके सम्मान में इसका नाम दे दिया गया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसको डाल्टन ने दिया। तो इसने परमाणु सिद्धांत के बारे में डाल्टन ने बताया कि जो परमाणु है यह क्या है? अविभाज्य। अविभाज्य से मतलब होता है इसको अपन विभाजित नहीं कर सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसने क्या दिया? छोटे छोटे परमाणु मिलकर छोटे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट डाल्टन ने दिया, पहला था अविभाज्य होता है, छोटे छोटे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में, जो परमाणु है रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकता है। पहला पॉइंट बोला यह परमाणु अविभाज्य है, छोटे छोटे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं। चौथा पॉइंट परमाणु डाल्टन के द्वारा कहा गया था परमाणु के बारे में कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। क्या बताया गया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, छोटे छोटे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं और परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकता है। और परमाणु को तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बताया सर्वप्रथम किसने? डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में उसने ये चीजें बताई। अब आगे देखते हैं अपन कि परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग होगी अपन ने परमाणु का द्रव्यमान। अब परमाणु के द्रव्यमान के बारे में अपन आपको बताते हैं। यह समझ में आया कि डाल्टन ने अपनी परिकल्पना में क्या कहा गया कि छोटे छोटे परमाणु मिलकर अणु को बनाते हैं, यह स्वतंत्र रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, यह एक अविभाज्य कण होता है। ठीक है, ऐसे उसने अपने सिद्धांत में बताया। अब अपना है परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, बात करते हैं परमाणु के द्रव्यमान के बारे में। तो आपको बताएं, परमाणु का द्रव्यमान हमेशा किस में निकाला जाता है? A,
MU में परमाणु का द्रव्यमान निकाला जाता है। क्या बताया आपको, जो परमाणु का द्रव्यमान किस में निकाला जाता है, AMU। अब ये AMU होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले AMU का पूरा नाम देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ द AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास पर यूनिट। इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास पर यूनिट। ए से एटॉमिक, M से मास, पर और U से यूनिट। इसको बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान प्रति मास, द्रव्यमान प्रति परमाणु मात्रक। ठीक है, क्या बोले, एटॉमिक से परमाणु, मास से द्रव्यमान और पर यूनिट से प्रति मात्रक। तो द्रव्यमान प्रति परमाणु मात्रक इसको बोलते हैं। ठीक है, अपन ने पढ़ा परमाणु का द्रव्यमान, तो AMU में परमाणु का द्रव्यमान निकाला जाता है। ठीक है, AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास पर यूनिट, द्रव्यमान प्रति परमाणु मात्रक। ठीक है, अब देखते हैं अपन एक AMU की वैल्यू कितनी होती है ग्राम में। तो आपको बताएं, एक AMU की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एक AMU का मान होता है। मैंने बताया था AMU होता है द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान AMU का ग्राम में कितनी मात्रा होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इसकी वैल्यू होती है ग्राम में। ठीक है, अब अपन AMU की परिभाषा पढ़ते हैं, डेफिनेशंस ऑफ AMU। एक AMU का मान, एक AMU की परिभाषा। अपन परमाणु के द्रव्यमान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक AMU की परिभाषा होगी। अपन जनरली जानते हैं कार्बन 12, क्योंकि कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, तो कार्बन 12 के भार के 1/12वें भाग को एक AMU कहते हैं। क्या कहा गया, एक AMU की परिभाषा कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग को, मतलब 12 के 1/12वें भाग को ही क्या बोला अपन ने, एक AMU। या इसकी दूसरी परिभाषा और हो सकती है, दूसरी परिभाषा ऑक्सीजन 16 के भार के 1/16वें भाग को, 1/16वें भाग को एक AMU कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन हुई, जितना परमाणु का या भार होगा एलिमेंट का, उसके 12वें जो भी उसका भाग होगा, जैसे 16 के 1/16वें भाग, कार्बन 12 का कितना भार होता है, 12। ठीक है, अपन ने क्या बोला, 12 के 1/12वें भाग, या ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16। तो ऑक्सीजन के 1/16वें भाग को क्या बोलते हैं, एक
AMU एटॉमिक मास पर यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये हुई किसके बारे में? एटॉमिक मास पर यूनिट के बारे में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। वो कैसे काम आएगी कि अपन जैसे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट में परमाणु का द्रव्यमान या अणु भार निकालने की अपन को सख्त जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसमें अपन को परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए कुछ एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान अपन लिख लेते हैं। तो कुछ तत्वों तो अपन लिखते हैं कुछ तत्वों के परमाणु भार। ठीक है, तो सबसे पहले परमाणु भार लिखते हैं कुछ तत्वों का। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, याद रखने हैं आपको हाइड्रोजन का। फिर आता है हीलियम का होता है 4, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14। ठीक है, नियोन का होता है 20, सोडियम का होता है परमाणु भार Na का 23। ठीक है, सल्फर का परमाणु भार होता है 32, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। ये आपको बिल्कुल याद रखने, बिल्कुल नहीं भूलने हैं आपको। कोबाल्ट का होता है 59। ठीक है, और आप बात करें अपन पोटेशियम की बात करें, इसका परमाणु भार होता है 39, एल्युमिनियम का परमाणु भार होता है 27। ठीक है, ये आपको कुछ परमाणु भार है। और एक आध और बचे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नियोन हो गया, सोडियम हो गया, सल्फर, कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट। ठीक है, जैसे आयरन का कितना होता है? आयरन का परमाणु भार होता है 56। कॉपर का परमाणु भार कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर का परमाणु भार 63.5 कॉपर का परमाणु भार होता है। ठीक है, ये आपको याद ही रखने, इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये आपको जैसे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना अपन, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हीलियम का परमाणु भार, जैसे अपन को निकालने की जरूरत पड़ी H2O का परमाणु भार कितना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लेता हूं। अब H2O में हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1, तो इसका 2 है तो 2 ले लिया। क्यों? एक परमाणु भार होता है 1 हाइड्रोजन का, तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु भार हुए 2। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हुआ? 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार हुआ 16। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान हुआ 18 ग्राम। ऐसे अपन को निकाल लें। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, अणु। परमाणु की अपन ने बात कर ली थी, जिसको सबसे पहले डाल्टन ने दिया। उसने बताया कि एक अविभाज्य है। फिर अपने परमाणु के द्रव्यमान के बारे में बात की। फिर जैसे जैसे अपन आगे बढ़े, AMU के बारे में अपन ने पढ़ा। देन अपन ने कुछ तत्वों के परमाणु भारों के बारे में देखा। अब देखते हैं अपन अणु के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना अणु। ठीक है, इसमें देखते हैं अणु में 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। मिलकर अणु का
निर्माण करते हैं। ठीक है, अपने बताए अणु के बारे में, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं अणु का द्रव्यमान। क्या देखते हैं? अणु का द्रव्यमान। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था परमाणु के द्रव्यमान के बारे में, परमाणु का भार द्रव्यमान बताया था। जैसे हाइड्रोजन एक होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, जो भी बताया आपको, तो आप उनको पहले याद होना चाहिए, उसके बाद ही अपना ये अणु का द्रव्यमान सॉल्व होगा। तो आप बताएं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, पहला एग्जाम्पल लेते हैं H2O। अब इस अणु का परमाणु भार अपन को बताना है। ठीक है, अणु का क्या द्रव्यमान क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। H2O का द्रव्यमान कितना होगा? एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान हुए 2, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो टोटल हुए 18। तो आपको बताएं H2O का द्रव्यमान कितना हुआ? 18 ग्राम। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, C4H10। ठीक है, अब इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं? 4। एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 12 ग्राम। तो 12 × 4 प्लस एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम, तो 10 हाइड्रोजन का हो गया 10। तो ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे, 48 48 प्लस 10 इक्वल टू 58 ग्राम। तो यहां पे लिखना होगा अपन को, C4H10 का द्रव्यमान कितना हुआ? 58 ग्राम। ठीक है, अब लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का द्रव्यमान निकालते हैं। एग्जाम्पल हुआ HCl। इसके द्रव्यमान की बात करें तो अपन देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है? 1, क्लोरीन भी कितना है? 1, तो एक क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है? 35.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 36.5 ग्राम। यह किसका आया था? HCl का द्रव्यमान आया था। ठीक है, अब अपन 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं। H2O का समझ में आया होगा। अपन को जो एलिमेंट थोड़ी देर पहले मैंने लिखा है तत्व, उनके परमाणु द्रव्यमान आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब अपन कल पढ़ेंगे इसके बारे में, मोल कॉन्सेप्ट, मोल की अवधारणाएं कल चालू करेंगे, उसमें तो इसके बगैर तो काम चलने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बता दूं, जब अपन कल की क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें अपन को ये वाला कॉन्सेप्ट पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल के बारे में आपको बताता हूं, C2H5OH। ये अल्कोहल लेते हैं, इसमें कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। एक कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम, तो 2 कार्बन का द्रव्यमान हुआ 24 ग्राम। प्लस कितने हाइड्रोजन है? 5। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो 5 का हो गया 5। इसमें ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। फिर हाइड्रोजन आया 1, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा, इसको 30 प्लस 16, इसको सॉल्व करते हैं, 46 ग्राम क्या हुआ? C2H5OH का द्रव्यमान, इस अणु का द्रव्यमान कितना प्राप्त हुआ अपन को? 46 ग्राम अपन को इसका द्रव्यमान प्राप्त हुआ। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन,
वो होगा अपना H2SO4, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है H2SO4। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इसका द्रव्यमान हुआ 2। सल्फर, एक सल्फर है यहाँ पे, एक सल्फर का द्रव्यमान होता है 32 ग्राम, तो 32। एक ऑक्सीजन का होता है, यहाँ पे आपको बताएं, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम, तो हो गया कितने? 4 ऑक्सीजन है, तो इसका हो गया 64 ग्राम। यदि इसको सॉल्व करते हैं H2SO4 का द्रव्यमान को, तो ये आते हैं 98 ग्राम। क्या आता है अपन को? H2SO4 का द्रव्यमान कितना प्राप्त होता है अपन को? 98 ग्राम। ठीक है, एक एग्जाम्पल और आपके बीच, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे अपन वो पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, वहां पे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। जैसे वहां पे H2SO4 का अनुभार अपन को याद आ जाने चाहिए 98 ग्राम। जैसे कि C2H5OH का क्या परमाणु भार जो भी है, अणु का द्रव्यमान कितना होगा, अणु का अणुभार क्या होगा, परमाणु का अणुभार, वो अपन फटाक देने से याद आना चाहिए 46 ग्राम। जैसे एक को ले लेते हैं C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, इसको बोलते हैं अपन सुगर। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन हैं? सबसे पहले 6 कार्बन है, एक कार्बन को होता है 12, तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 12, तो 12 हाइड्रोजन के 12 हो गए। ऑक्सीजन कितने होते हैं? 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को होता है 16 ग्राम। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं C6H12O6 को, तो अपना आंसर आता है 180 ग्राम। कितना आता है? 180 ग्राम। तो C6H12O6 का अणु का द्रव्यमान होगा 180 ग्राम। ये आपको याद रखने हैं। चाहे आपको परमाणु के द्रव्यमान के बारे में मैंने आपको जैसे बताया, हाइड्रोजन, हीलियम, जैसे हीलियम, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, उसमें आपको बताया। वैसे ही यदि उनको याद रख लेंगे तो ये निकालना इजी होगा। या अपन को हर अणु का द्रव्यमान याद रखना बिल्कुल भी इजी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो ठीक है, ये होता है अणु का द्रव्यमान। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, परमाणु का औसत द्रव्यमान। ठीक है, बहुत अच्छा है और इजी वे में समझ में आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गए होंगे जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। यदि समझ में नहीं आए हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में उसका सॉल्यूशन कराएंगे। और आपको बता दूं, जो आज की क्लास के जो नोट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वो नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे और आपको उनकी जो कॉपी प्राप्त होगी, सॉफ्ट कॉपी, वहां से आप या तो उनके प्रिंट आउट निकलवा लो या आप हैंड राइटिंग के थ्रू सेल्फ आप उनको नोट्स भी बना सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, परमाणु का औसत द्रव्यमान। अब ये परमाणु का औसत द्रव्यमान से क्या मतलब हुआ, तो ये देखते हैं। अपन जानते हैं कि परमाणु, काफी प्रकृति में ऐसे ऐसे परमाणु उपस्थित होते हैं जिनके समस्थानिक उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में परमाणु के समस्थानिक उपस्थित होते हैं। प्रकृति में परमाणु के समस्थानिक उपस्थित होते हैं
जिनसे कि परमाणु का औसत द्रव्यमान निकाला जा सकता है। औसत द्रव्यमान निकाला जा सकता है। मैंने आपको क्या बोला, प्रकृति में बहुत से परमाणु ऐसे होते हैं जिनके क्या होते हैं, समस्थानिक, ठीक है, तो उनका औसत द्रव्यमान निकाला जा सकता है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन होगा ठीक है, क्लोरीन के प्रकृति में दिए समस्थानिक क्लोरीन के प्रकृति में दिए समस्थानिक होते हैं। एक तो होता है क्लोरीन 35 और दूसरा होता है क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 में क्लोरीन 37, इन दोनों प्रकृति में, क्लोरीन के प्रकृति में दिए हुए समस्थानिक है क्लोरीन 35 व क्लोरीन 37। इन दोनों की मात्रा दे रखी है अपन को 3:1, ठीक है। 3 है तो परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करो। परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करो। अपना क्वेश्चन है, क्लोरीन के प्रकृति में दो समस्थानिक उपस्थित हैं। एक तो है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37। इन दोनों की मात्रा दे रखी है। क्लोरीन 35 की तो दे रखी है 3 और क्लोरीन 37 दे रखा है अपन को 1, तो 3 में दे रखी है। तो परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो अपन परमाणु को औसत द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला है, सॉल्यूशन पर औसत द्रव्यमान निकालने का दी हुई मात्रा, कितने द्रव्यमान दे रखे हैं, अपॉन कितना रेशो दे रखा है, 3:1 तो 4 दे रखा है। तो अपन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। क्लोरीन 35 की मात्रा कितनी दे रखी है 3, तो अपन लिखेंगे 35 × 3 प्लस 37 का रेशियो कितना दे रखा है 1, तो 37 अपॉन टोटल कितना है 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 35 × 3 प्लस 37, तो इसका आंसर आता है 142/4, ठीक है। 35 × 3 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4, तो 142/4, ठीक है। अब इसको डिवीजन करके भाग देके सॉल्व करते हैं, तो क्लोरीन का औसत द्रव्यमान आता है 35.5, जो कि आपको बताएं क्लोरीन है, इसका द्रव्यमान 35.5 ही होता है, ठीक है, जो कि करेक्ट मेथड के द्वारा निकाला गया है। तो जो परमाणु का औसत द्रव्यमान अपन ने इस मेथड से निकाला कि प्रकृति में अलग अलग एक ही परमाणु के अलग अलग समस्थानिक दिए हुए हैं, उनसे अपन उसका औसत मान रेशियो में कितना रेशियो दिया गया है उस रेशियो के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। और क्लोरीन का औसत द्रव्यमान आया 35.5 ग्राम, ठीक है। आज की क्लास खत्म होती है यहाँ पे। तो आपको इस क्लास के नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लोगों को शेयर करें, लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़ें। आपको बताएं ये चैप्टर पहला ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट कल जो अपनी क्लास होगी उसमें मोल कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे।
मोल कॉन्सेप्ट एक क्लास का है पूरी का, शायद लास्ट खींच के 2 क्लास, क्योंकि एक क्लास में अपन उसकी थ्योरी समझाएंगे तो दूसरी क्लास में अपन उसके क्वेश्चंस कराएंगे या थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे। तो लास्ट 2 क्लास में अपना रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं वाले चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपन दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। तो लोगों को जोड़िए, आपको कंप्लीट सिलेबस एंड कंप्लीट नोट्स के साथ आपको कैम्फी ऑनलाइन एकेडमी में आपको सिलेबस कराया जाएगा। धन्यवाद।